हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अगर आप अपना पैसा फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आप इस बात से डरे हुए हैं कि आपको फाइनेंशियल मार्केट की नॉलेज नहीं है और आपका पैसा कहीं डूब ना जाए, तो म्यूचुअल फंड्स एक बेस्ट तरीका है अपने पैसे को फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करने का। म्यूचुअल फंड्स में एक्सपर्ट्स आपको गाइड करते हैं, वो प्रॉपरली आपके पैसे को मैनेज करते हैं और इस तरीके से मैनेज किया जाता है कि आपको कम से कम रिस्क पे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट करके दी जा सके। जब भी आपने म्यूचुअल फंड्स की टीवी में ऐड देखी होगी तो एक स्टेटमेंट दी जाती है कि म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस केयरफुली। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये स्टेटमेंट समझना बहुत ज़रूरी है और इस स्टेटमेंट को समझने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि म्यूचुअल फंड होते क्या हैं, कैसे म्यूचुअल फंड्स काम करते हैं, एंट्री और एग्जिट लोड क्या होता है और कितने तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक कॉमन पूल ऑफ फंड्स क्रिएट किया जाता है। यहाँ पर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो सारे के सारे अपना पैसा एक एक्सपर्ट को देते हैं और वो एक्सपर्ट क्या करेगा, सभी इन्वेस्टर्स के पैसे को एक कॉमन प्लेस पे इकट्ठा करेगा जिसको हम कॉमन पूल ऑफ इन्वेस्टेबल फंड्स के नाम से बुलाते हैं। वो पैसा इकट्ठा होने के बाद वो जो एक्सपर्ट होगा आपके पैसे से कोई ना कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट परचेज करेगा, जैसे कि इक्विटी शेयर्स ले सकता है, बॉन्ड्स ले सकता है, डिवेंचर्स ले सकता है। कोई भी छोटा इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है और पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगाना चाहते हैं तो आप सिप की मदद से भी पैसा लगा सकते हैं, जिसको हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के नाम से बुलाते हैं। म्यूचुअल फंड्स के अंदर हमारे पास प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं जिन्हें फाइनेंशियल मार्केट की बहुत अच्छी नॉलेज होती है और वो प्रॉपरली आपके पैसे को मैनेज करते हैं। यहाँ मैनेज करने का मतलब ये है कि आपके पैसे से कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लिया जाएगा, अगर कुछ वक्त के बाद वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो वो एक्सपर्ट्स आपके पैसे को उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से बाहर निकाल लेंगे और कहीं और पर इन्वेस्ट कर देंगे। म्यूचुअल फंड्स को समझने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में समझना होगा। पहली टर्म है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। हर वो कंपनी जो आपको म्यूचुअल फंड्स इशू कर रही है हम उसको एसेट मैनेजमेंट कंपनी के नाम से बुलाते हैं। दूसरी टर्म है हमारे पास यूनिट। जब भी आप किसी कंपनी के म्यूचुअल फंड्स खरीदेंगे, मतलब आप अपना पैसा किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देंगे, तो आपको प्रूफ चाहिए कि आपने वाकई ही अपना पैसा उस कंपनी को दिया है। तो कंपनी प्रूफ के तौर पे आपको म्यूचुअल फंड्स इशू करेगी और म्यूचुअल फंड्स का जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है उसको हम यूनिट्स के नाम से बुलाते हैं। जैसे कि अगर आप किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको शेयर्स दिए जाते हैं, सिमिलरली अगर आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हो तो आपको यूनिट्स दिए जाते हैं। जो यूनिट्स की वैल्यू होती है, जो उसका मार्केट प्राइस होता है, हम उसको एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू के नाम से बुलाते हैं। आइए समझते हैं कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। मान लीजिए हमारे पास तीन इन्वेस्टर्स हैं, ए, बी और सी, और हमारे पास एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। इन तीनों ने क्या किया, अपना पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनी को दे दिया। एसेट मैनेजमेंट कंपनी पैसा लेने के बाद इनको क्या इशू कर देगी, यूनिट्स। और इन तीनों इन्वेस्टर के पैसे से एक कॉमन पूल ऑफ फंड्स को क्रिएट किया जाएगा। अब ये कंपनी क्या करेगी, उस पैसे को फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करेगी। वो कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर पैसा लगा सकती है, जैसे कि मनी मार्केट में लगा सकती है। मनी मार्केट में वो ट्रेजरी बिल्स ले सकती है या फिर गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद सकती है। दूसरा केस, वो और कोई बॉन्ड फंड ले सकती है, जैसे कंपनी के डिवेंचर्स खरीद सकती है। तीसरा केस, वो शेयर्स खरीद सकती है या फिर वो तीनों में थोड़ा थोड़ा पैसा भी इन्वेस्ट कर सकती है। अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। अब मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि तीन इन्वेस्टर हैं, ए, बी और सी। ए ने 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं, बी ने 1 लाख और सी ने 2 लाख। मैं ये भी एज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो यूनिट्स की करंट वैल्यू है, एनएवी है, वो 100 रुपीज़ है। तो अगर एएमसी को 50,000 रुपीज़ देगा तो उसे कितने यूनिट्स मिलेंगे, 500। हमने क्या किया, 50,000 को 100 से डिवाइड किया। बी ने 1 लाख रुपीज़ दिया, उसे कितने यूनिट्स मिलेंगे, 1000। और सी ने 2 लाख इन्वेस्ट किया तो उसे कितने यूनिट्स मिलेंगे, 2000। तो इसका मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है उसने टोटल 3500 यूनिट्स इशू किए
और उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी को ए, बी और सी से कितने रुपए मिल गए? 3.5 लाख। और अगर हम 3.5 लाख को 3500 यूनिट से डिवाइड करें तो पर यूनिट की हमारी जो कॉस्ट है वो 100 निकल कर आ जाती है। अब ये वाला जो पैसा एएमसी के पास आया है वो इसके इन्वेस्ट कर देंगे फाइनेंशियल मार्केट में। फाइनेंशियल मार्केट में पैसा इन्वेस्ट होने के बाद उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। तो आइए हम देखते हैं कि 1 मंथ के बाद क्या हुआ। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट के अंदर दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी या फिर कम हो जाएगी। तो मैंने दोनों कंडीशंस को लिया। पहली कंडीशन की बढ़ गई और मैंने एज्यूम किया वो 3.5 लाख से बढ़कर 5.25 लाख हो गई। अगर ये केस हो जाए तो इसका हम पर क्या असर पड़ेगा? इससे होगा क्या? एनएवी बढ़ जाएगी। कैसे? 3.5 लाख रुपीज़ इन्वेस्टेड थे, अब उसकी वैल्यू होगी 5.25 लाख। कितने यूनिट्स इशू हुए हैं? 3500। तो पर यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 150, जो कि आपने कितने में ख़रीदा हुआ है? 100 रुपीज़ में। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि वैल्यू कम होगी, डेप्रिशिएट हो गई, मतलब 2.8 लाख। तो यहाँ पर क्या होगा? हमारी जो यूनिट की एनएवी है वो भी कम हो जाएगी। हम 2,80,000 को 3500 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल कर है? एनएवी की 80, मतलब जो आपने यूनिट 100 रुपीज़ में लिया था अब वो 80 रुपीज़ का हो गया। तो आइए देखते हैं कि इसका आपकी इन्वेस्टमेंट पे क्या असर पड़ा। पहला केस लेता हूँ कि जब वैल्यू बढ़ गई, मतलब एनएवी कितनी होगी? 150। तो ए ने कितने यूनिट्स लिए हुए हैं? 500। इन्वेस्ट कितने किए थे? 50,000। करंट एनएवी वैल्यू कितनी है? 150। उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 75,000। दिए थे 50,000, करंट वैल्यू है 75,000, प्रॉफिट कितने का हो गया? 25,000 का। बी ने कितने रुपए दिए थे? 1 लाख। यूनिट्स कितने मिले थे? 1000। करंट वैल्यू कितनी है यूनिट की? 150। तो उसे कितना प्रॉफिट हो गया? 50,000 का। सी ने 2 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे, 2000 यूनिट्स मिले थे 100 रुपये के हिसाब से, करंट वैल्यू है 150, मतलब जो टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो 3 लाख। तो 2 लाख लेस कीजिए तो कितनी इनकम आ गई? 1 लाख रुपीज़ की। दूसरा केस क्या लेते हैं? अगर पोर्टफोलियो की वैल्यू कम हो जाए तो मैंने ये माना कि 280 हो गई और एनएवी कितनी होगी? 80 रुपीज़। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ए के पास 500 यूनिट्स थे, उसने 100 रुपये में लिया था, जिसकी करंट वैल्यू 80 है, तो मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 40,000 होगी। लगाए थे 50,000, करंट वैल्यू कितनी है? 40,000, तो लॉस कितने का हो गया? 10,000 रुपीज़ का। बी के केस में उसने 1 लाख रुपीज़ लगाए थे, अब करंट वैल्यू कितनी है? 80,000, तो 20,000 का लॉस हो गया। सी ने 2 लाख रुपीज़ लगाए थे, 80 रुपीज़ एनएवी के हिसाब से 2000 यूनिट्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू कितनी है? 1,60,000, तो 40,000 का लॉस हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मैं आपको शुरू में स्टेटमेंट बता रहा था कि म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वो यही है मार्केट रिस्क, कि जब आप अपना पैसा किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हो और बदले में म्यूचुअल फंड्स खरीदते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पैसा जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो कम भी हो सकता है। ये कम्प्लीटली इसी बात पे डिपेंड करता है कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने आपकी इन्वेस्टमेंट मार्केट में की है वो एप्रिशिएट हो रही है या डेप्रिशिएट हो रही है। अगर वो एप्रिशिएट होगी तो आपके यूनिट्स की एनएवी बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और अगर वो डेप्रिशिएट होगी तो एनएवी डाउन हो जाएगी और आपका ऑटोमेटिकली जो प्रॉफिट है वो ख़त्म हो जाएगा या फिर आप लॉस में चले जाएंगे। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड फीस के बारे में। जब भी आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपना पैसा दोगे कहीं इन्वेस्ट करने के लिए तो फ्री में वो आपको सर्विसेज नहीं देंगे। जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं उनको सैलरी भी देनी है, तो वो क्या करेंगे? आपसे चार्जेस लेते हैं। चार्जेस दो तरीके से लिए जा सकते हैं, या तो फ्रंट एंड या फिर बैक एंड। दोनों में से कोई एक ऑप्शन एसेट मैनेजमेंट कंपनी चूज़ करती है। फ्रंट एंड का मतलब है शुरू में ही ले लेगी चार्जेस, और बैक एंड का मतलब है बाद में ले लेगी आपसे। बाद में मेरा मतलब है जब आप म्यूचुअल फंड्स को बेचोगे। आइए शुरू करते हैं पहले फ्रंट एंड को, इसको हम एंट्री लोड भी कहते हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अपने खुद के बहुत खर्चे हैं, उनको एक्सपर्ट्स को सैलरी देनी है, वो एडवर्टीजमेंट करते हैं, उनके भी ऑफिस के एक्सपेंडिचर होते हैं। तो उस खर्चे को निकालने के लिए वो आपसे कुछ फ़ीस लेते हैं, और अगर वो शुरू में ही फ़ीस लेते हैं तो हम उसको एंट्री लोड कहते हैं। आइए देखते हैं कैसे ये काम करता है। मान लीजिए एक यूनिट है, उसकी वैल्यू 10 रुपये है और वो एंट्री लोड 2% चार्ज कर रहे हैं। तो वो जब आप म्यूचुअल फंड खरीदोगे तो वो आपसे 10 रुपये चार्ज नहीं करेंगे, वो उसमें 2% ऐड कर देंगे और आपसे 10 रुपये 20 पैसा चार्ज करेंगे। अगर मैं ये कहूँ आपने 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है तो आपके लिए जो पर यूनिट कॉस्ट है वो 10 रुपीज़ नहीं होगी, वो फीस को इसमें ऐड कर देंगे और पर यूनिट कॉस्ट चार्ज करेंगे 10 रुपीज़ 20 पैसा, और आपको 9.80 यूनिट्स मिल जाएंगे। दूसरा केस क्या हो सकता है
कि शुरू में तो कोई चार्जेस नहीं लेंगे, मतलब 10 रुपये का यूनिट है 10 रुपये में ही दे देंगे, लेकिन जब आप बेचने के लिए जाओगे उस वक्त चार्जेस ले लेंगे। इसको हम एग्जिट लोड के नाम से बुलाते हैं। मान लीजिए 10 रुपये का यूनिट है और वो बैक एंड लोड ले रहे हैं 2% का। इसका मतलब कि अगर आप 10 रुपये में मार्केट में उसको बेच रहे हो तो आपको 10 रुपये वापस नहीं देंगे, उसमें से 2% काट लेंगे और आपको 9.80 देंगे। अगर मैं ये कहूँ कि आपने 100 यूनिट्स मार्केट में बेचे हैं आपने, तो आपको 10 रुपये के हिसाब से नहीं, 9 रुपये 80 पैसे के हिसाब से पेमेंट दी जाएगी, मतलब आपको 980 रुपये मिलेंगे, 20 रुपये की फीस उन्होंने काट ली। जब हम टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करते हैं तो हम दो तरह के कैटेगरी लेके चलते हैं। पहले ओपन एंड। ओपन एंड में क्या होता है, आप डायरेक्टली एसेट मैनेजमेंट कंपनी से ही म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, मतलब म्यूचुअल फंड्स जो है कोई इंटरमीडियरी बीच में नहीं होगा, आप डायरेक्टली कंपनी के पास जाएंगे और म्यूचुअल फंड्स खरीदेंगे। वो जो म्यूचुअल फंड्स आप खरीदेंगे, कुछ वक्त के बाद जिस कंपनी ने आपको म्यूचुअल फंड्स इशू किए हैं वही आपसे फिर से वापस खरीद लेगी। वो वक्त 5 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है। वो जब आप म्यूचुअल फंड्स खरीदेंगे तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से क्लियर होंगी। वो कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो आपको म्यूचुअल फंड्स इशू कर रही है, वो आपके म्यूचुअल फंड्स तभी बायबैक करेगी जब आपने शुरू में उसकी पूरी पेमेंट कर रही हो। दूसरा केस हमारे पास क्या है, क्लोज एंड फंड्स। यहाँ पर क्या होता है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने अगर एक बार म्यूचुअल फंड्स इशू कर दिए तो उनका काम वहीं पे ख़त्म। अब वो आपको आपके पैसे रिटर्न नहीं करेंगे, उन्होंने आपको म्यूचुअल फंड्स बेच दिए और वो आपका पैसा लेकर गए। अगर आपको अपना पैसा फिर से वापस चाहिए, मतलब आप अपने म्यूचुअल फंड्स को लिक्विडेट करना चाहते हैं, तो आप स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में जाइए और वहाँ पे किसी थर्ड पर्सन को अपने म्यूचुअल फंड्स बेच के अपनी इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट कर सकते हैं। यही था मेरा म्यूचुअल फंड्स का टॉपिक। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।